Students, in this video we are going to study your class 11th chapter number 16. The name of the chapter is The Captive Heir of Chandipur. Let me tell you first that Chandipur is a place near उड़ीसा. उड़ीसा पर ये बहुत ही फेमस एक समुद्री तट है चांदीपुर, और उसी के बारे में ये जो पोयम है जिसे जो लिखा गया है वो जयंत महापात्रा द्वारा लिखा गया है. जयंत महापात्रा आज भी जीवित हैं और बहुत ही फेमस इंडियन इंग्लिश पोइट में इनका नाम आता है और बहुत सारी रचनाएं इन्होंने रची हैं. ये पोयम किस बारे में है? द पोयम रिलाइव्स द सागा. सागा होता है गाथा, कथा. द पोयम रिलाइव्स द सागा ऑफ द स्ट्रगल बिटवीन मैन एंड नेचर. ये जो पोयम है वो उस संघर्ष के बारे में है जो प्रकृति और इंसान के बीच चल रहा है. इन द बैकग्राउंड ऑफ द सी केप ऑफ एट चांदीपुर. और ये सी स्केप यानी कि चांदीपुर का जो समुद्री तट है वो इसका बैकग्राउंड बनता है. इट रिकाउंट्स द नॉस्टैल्जिया अबाउट द लॉस्ट लेबर. ये उन सारे लोगों के बारे में है, उन सारे लोगों की यादों के बारे में है, उन्हें बताता है जो समा गए समुद्र की गोद में समा गए, जो आज फिशरमैन वहाँ पे काम कर रहे हैं. उनके जो एफर्ट्स हैं, उनके प्रीडिसेसर यानी कि उनके पूर्वजों ने जो नेचर को जीतने की कोशिश की, उस कोशिश के अंदर वो अपनी जान गंवा बैठे. द इंटायर मार्च टू द ग्लोरी ऑफ द प्रेजेंट सीम टू द पोइट गिफ्ट फ्रॉम द हीरोइक पास. तो वो जो हीरोइक पास रहा उसको एक श्रद्धांजलि बोल लीजिए कवि की तरफ से चांदीपुर के उन फिशरमैन को दी गई है. और ये जो पूरी पोयम है आज अभी हम यहाँ देखेंगे, पूरी पोयम जो है ना, इस पूरी पोयम को हम लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करेंगे, उसका हिंदी मीनिंग भी जानने की कोशिश करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं पोयम को. और पोयम स्टार्ट होती है. डे आफ्टर डे द ड्रंक सी एट चांदीपुर स्पिट्स आउट द गॉज विंग्स ऑफ शेल्स अलॉन्ग द बीच. दिन ब दिन या एक के बाद एक हर दिन जो समुद्र होता है, चांदीपुर का जो समुद्र है, स्पिट्स आउट मतलब यूँ तो क्या होता है, स्पिट मतलब थूकना होता है, लेकिन स्पिट्स आउट मतलब होता है बाहर निकाल के फैला देना. समुद्र की लहरें अपने साथ वो सारी जो शेल्स यानी कि वो जो सीप्स होते हैं, सीप होते हैं, उन सीप को बाहर लेकर आती है और समुद्र पे चारों तरफ क्या कर देती है, फैला देती है. तो यहाँ पर हम इसका हिंदी मीनिंग भी पढ़ सकते हैं कि ये जो है मनुष्य प्रकृति के बीच संघर्ष की गाथा का चित्रण करते हुए कवि क्या कह रहा है कि जो ड्रंक सी मतलब मदमस्त यानी कि अपनी मस्ती में खोया हुआ, जैसे कोई एक शराबी नहीं होता है जो अपनी मस्ती में है ना, तो वो मदमस्त समुद्र है और उत्तेजित समुद्र है ना, वो सीपों को चांदीपुर के तट पर क्या कर देता है, चारों तरफ बिखेर देता है. एंड रम्पल्स द थिन एयर बिहाइंड द सैंड्स. और ये जो समुद्र है, समुद्र की जो रेत है ना, उसमें एक उसकी हवा में एक तरह की दुर्गंध को भर देता है, उसको गंदा कर देता है, क्योंकि वो जो समुद्र से आने वाली जो सीप्स वगैरह सब आते हैं उनमें काफ़ी गंदगी होती है. तो वो क्या कहता है, ये वायुमंडल को गंदा कर देता है ना. हु कैन टेल ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ द सी दैट गो ऑन टू बेफल एंड डबल द स्पेस अराउंड आवर लाइफ्स. तो वो क्या कहता है कि वातावरण में चारों तरफ एक तीखी गंध भर जाती है. हु कैन टेल ऑफ द सॉन्ग्स ऑफ द सी. देखो समुद्र एक में जो ये शोर होता है, समुद्र का जो साउंड होता है, ऐसा लगता है कि समुद्र कोई गीत गा रहा है, लेकिन उस गीत को कोई क्रैक नहीं कर सकता, कोई नहीं समझ सकता, कोई नहीं बता सकता कि समुद्र क्या गा रहा है. टू बेफल एंड डबल द स्पेस अराउंड आवर लाइफ्स. वो कहता है कि ये एक तरह का रहस्य जो हमारे चारों तरफ फैला हुआ है, जिसने हमारी जो लाइफ है उसको क्या कर दिया है, डबल कर दिया है. क्योंकि हमारी जो लाइफ में वो चीज़ें जो हम जानते हैं, एक लाइफ वो है, जो चीज़ें मिस्ट्री है वो दूसरी लाइफ है. तो इस तरह से समुद्र की बातें को कोई नहीं समझ सकता, वो हमारी लाइफ को डबल करता है. और ऑफ स्मेल पैरालाइज थ्रू द सेंचुरीज. ये वो दुर्गंध है, ये वो गंध है जिसने हमारी सदियों को पैरालिस कर दिया है, पैरालिसिस कर दिया है. ऑफ डेल्टाज हार्ड एंड वाइड दैट स्ट्रेच वंस. और ये जो डेल्टा है ये छोटे नहीं हो रहे हैं. ऐसा नहीं है कि समुद्र सिकड़ रहा है, समुद्र तो अपने आप को स्ट्रेच किया जा रहा है, समुद्र तो अपने आप में फैलता चला जा रहा है. वो और एक डेल्टा और बनाता है, उसके बाद वो और फैलता जाता है. और इस तरह से समुद्र कभी भी सिमटता नहीं है, वो तो बस फैलता ही चला जा रहा है. आगे की लाइन से, टू ल्यूर द फीट ऑफ वुमन बाइडिंग देयर मैन गुड बाय, और ऑफ सॉल्ट एंड लाइट द डेड डार्क एंड प्रोवेक्टिव आइज डिमांडेड देयर शोल्डर ड्रॉपिंग लाइक लोटसेस इन द नो वन डे सन. वो क्या आगे कहता है
कोई भी समुद्र के इस गान का अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकता, हमने पिछले उसमें देखा है ना। और ये जो गाना है ये प्रायः उन औरतों को भ्रमित करता है। यहाँ पे लिखा है टू ल्योर द फीट ऑफ वुमेन बिडिंग देयर मैन गुड बाय, जो अपने पतियों को विदा करने यहाँ आती हैं। बोले ये कौन सी औरतें जो पतियों को विदा करने समुद्र पहुँच गई। यहाँ बात हो रही है उन मछुआरों के और उन मछुआरों के परिवारों की। देखिए यहाँ पे कवि ये जो इतनी खतरनाक इंग्लिश में और इतनी खतरनाक पोइट्री में लिखा हुआ है उसको क्या समझाना चाह रहा है। यहाँ पे कवि का पूरा उद्देश्य था उन फिशरमैनों के बारे में लिखना, उन मछुआरों के बारे में लिखना जो समुद्र के आसपास काम करते हैं। समुद्र में जब ये मछुआरे उतरते हैं अपनी नाव को, छोटी नाव को लेकर, तो अक्सर वहाँ पे समुद्री तूफ़ान, हैरिकेन्स आते हैं, बड़ी बड़ी टाइड्स आती है। टाइड यानी ज्वार भाटा होता है, जो कि चांद जो रहता है, मून जो रहता है, उसका भी अपना एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो चांद अपने ग्रेविटेशनल पुल से समुद्र की बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठाता है, खासकर पूर्णिमा के दिन, जिसमें बहुत सारे ऊंची लहरें उठती है जिन्हें हम ज्वार भाटा कहते हैं। ये ज्वार भाटा जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक समुद्र को बना देता है, जिसमें जब मछुआरे अपने खाने की तलाश में वो मछलियाँ पकड़ेंगे, उन्हें बेचेंगे, उनसे उनकी लिवलीहुड चलेगी, तो वो उस तलाश में जब समुद्र में उतरते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि उनको अपनी जान गंवाना पड़ती है। वो समुद्रों में जाते हैं लेकिन वापस लौटकर कभी भी नहीं आते हैं। ऐसा ही उनके पूर्वजों के साथ भी हुआ। आज हम इतिहास क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हम गलतियों से सीखते हैं। तो जब उनके माता पिता, उनके पिताजी समुद्र में गए, लौट के कभी नहीं आए, तो उनको ये काम बंद कर देना चाहिए, लेकिन नहीं। उनका जो खाना है वो यही है, उनकी जो आजीविका है, लिवलीहुड है, वो यही है। वो ये और इसके अलावा कुछ नहीं करना जानते हैं, ना कर सकते हैं, इसलिए तो उन्हें समुद्र में जाना ही होता है। उनकी पत्नियों को पता होता है कि आज हमारा पति जा रहा है तो शायद वो कभी भी वापस लौट कर नहीं आएगा। तो ये जो समुद्र का गीत है वो समझ नहीं पाता है कोई भी कि ये हमें बुला रहा है और बुलाकर हमारा स्वागत करना चाह रहा है, या ये एक मौत का आमंत्रण है जो ये कह रहा है कि आओ और मैं तुम्हें निगल लूँगा। समुद्र का ये गीत कोई भी समझ नहीं पाता है, और ये उन औरतों को भी भ्रमित करता है जो अपने पतियों को गुड बाय कहने आती है। जब ये लाइन लिखते हैं टू ल्योर द फीट ऑफ वुमन बाइडिंग देयर मैन गुड बाय, तो वह कहता है कि ये औरतों को भ्रमित करता है। वो भी नहीं समझ पाती कि हमारे पति जा रहे हैं, तो ये समुद्र का जो संगीत है ये उन्हें बुला रहा है या फिर उन्हें परेशान कर रहा है या फिर उनको मौत का दावत दे रहा है। और ऑफ सॉल्ट एंड लाइट द डार्क एंड प्रोवेक्टिव आइज डिमांडेड। नमक, प्रकाश और उत्तेजित आंखें सभी भ्रमित करने वाली है। वो क्या कहता है कि ये समुद्र में प्रकाश है, इसमें नमक है। प्रोवेक्टिव आइज डिमांडेड, है ना, आंखें, उत्तेजित आंखें, वो जो मछुआरों की हैं, है ना, वो समझ नहीं आ रहा है कि ये सब कुछ भ्रमित करने वाली है। देयर शोल्डर्स ड्रॉपिंग लाइक लोटसेस इन द नॉनडे सन। तो जब समुद्र में ये लोग उतरते हैं, है ना, तो उनके जो शोल्डर होते हैं वो झुके हुए से होते हैं, क्योंकि उन्हें भी नहीं पता होता है कि आज खाने की तलाश में आगे निकले हैं तो लौट कर आएंगे भी या नहीं आएंगे। हमारी नेक्स्ट लाइन है एंड व्हाट इज़ इट नाउ दैट स्केटर्स द टाइड इन द शेडो ऑफ दिस प्राउड वाटर कोर्स, द रिडिक्यूल ऑफ द डेड। वो क्या कहता है, घमंडी समुद्र की छाया में क्या है जो लहरों को बिखेरता है, ये किसी भी समझ के परे है। समुद्र को घमंडी कहा गया है, क्यों? क्योंकि समुद्र जो है ना, यहाँ पे इन द शेडो ऑफ दिस प्राउड वाटर कोर्स, समुद्र को घमंडी कहा गया है कि उसे घमंड है, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं सब कुछ, है ना, ख़त्म कर सकता हूँ। तो वो अपने घमंड में लहरों में क्या बिखेर रहा है, वो मृत्यु है, खाना है, या फिर ज़िंदगी है, किसी को भी कुछ नहीं पता, सब कुछ समझ से परे है। द रिडिक्यूल ऑफ द डेड, रिडिक्यूल मजाक उड़ाना, डेड, है ना, मरे वो का मजाक उड़ाना। ऐसा लगता है कि ये समुद्र अपने घमंड में जो लोग ऑलरेडी मर चुके हैं उनका क्या उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है। क्या यह मृतकों का उपहास है? कोई भी इसे स्पष्ट नहीं कर सकता। यहाँ की हवाओं में गाथाएं बिखरी हैं जो मनुष्य सवाल करती है तुम कौन हो। सुसरेंट सेल्स स्टिल विस्पर लेजेंड्स ऑन द हॉरिजॉन हु आर यू। ये जो लाइन है इसका मतलब है कि यहाँ की जो हवाएं हैं, है ना, इन हवाओं में क्या बिखरी हुई है, बड़ी बड़ी गाथाएं हैं। जो पहले के लोग गए वो नहीं आए, उनकी गाथाएं बिखरी है, और ऐसा लगता है कि वो पूछती हैं हु आर यू, तुम कौन हो, ऑक्यूपेंट ऑफ द साइलेंट साई ऑफ द कॉन्च। और ये जो कॉन्च का मतलब शंख होता है, कॉन्च यहाँ पे जो है, कॉन्च का मतलब क्या होता है, शंख। और वो पूछ रही है जैसे कि ये कॉन्च की ध्वनि जो है, ये शंख की जो ध्वनि है ना, जैसे एक युद्ध शुरू होता है तो कैसे इंसान और नेचर के बीच में युद्ध है, क्या ये उस
ध्वनि का संगीत है जो शायद नेचर और मानव के बीच में शुरू हो चुका है। द ग्राउंड सीम्स ओनली अ मेमोरी नाउ, अ टोर्न ब्रीथ। वो क्या कहता है? द ग्राउंड सीम्स ओनली अ मेमोरी नाउ, अब तथ्य कुछ भी नहीं है, अब सिर्फ यादें बची हैं, है ना। अ टोर्न ब्रीथ, टूटी हुई सांसें हैं, है ना। एंड एज वी वेट फॉर द टाइड ऑफ द फ्लड, है ना, मड फ्लेट्स, और हम ज्वार भाटे का इंतज़ार करते हैं। ज्वार भाटे का इंतज़ार करते हैं मतलब ज्वार भाटा उठेगा, उनकी ज़िंदगियाँ ले सकता है वो। द सॉन्ग दैट रीचेस आर ईयर्स इज़ जस्ट आर ओन। और ये जो गीत हम गा रहे हैं, ये बेचारे मछुआरे जो हैं ये मस्ती में मस्त रहते हैं अपनी, इनको मालूम है हमारी मौत है वहाँ पे समुद्र में, फिर भी ये गीत गाते हुए समुद्र में उतरते हैं। और इन जो समुद्र में इको होता है वो इको रिपीट होके वापस आता है, तो ऐसा लगता है कि इनका ही गाना इनको ही सुनाई दे रहा है, हमारा गाना ही हम तक वापस आता है। द क्राइज ऑफ द फिशरमैन कम ड्रिफ्टिंग थ्रू द स्प्रे। और यहाँ हम उन मछुआरों की चीखों को वापस लाते हैं जिन्हें इन समुद्र में अपने जीवन को खो दिया, जो मर गए इसके अंदर। म्यूजिक ऑफ व्हाट द वर्ल्ड हैड लॉस्ट, यह उस जीवन का संगीत है जो इन लहरों में खो गया, जो मछुआरों के द्वारा अपनी ज़िंदगियों में खो दिया गया। सो काफ़ी टफ सी पोएम है और काफ़ी बहुत ही ज़्यादा इसकी जो वोकेबलरी है डिफ़िकल्ट से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।